नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय समाज। और इस पुस्तक में हम हमारा अध्याय 3 पढ़ रहे थे। हमारे अध्याय 3 का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। और इस अध्याय के हम अब तक कुल 4 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5वां भाग। और इस 5वें भाग का नाम है संस्कृतिकरण व प्रबल जाति। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले भाग में ये जाना था कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप उपनिवेशवाद काल जो था उसके बाद स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हुई तो जाति नामक संस्था में किस प्रकार से कुछ परिवर्तन हुए थे। और उस भाग के अंत में हमने ये बात की थी कि जाति में जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को देखते हुए समाजशास्त्रियों द्वारा और सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा कई नई संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी। तो उन्हीं नई संकल्पनाओं में से ये संकल्पनाएं हमें आज पढ़नी है जिनका नाम है संस्कृतिकरण व प्रबल जाति। तो संस्कृतिकरण व प्रबल जाति वास्तव में क्या है और किस समाजशास्त्री द्वारा इस पर कार्य किया गया, ये सारी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृतिकरण को, जिसको कि अंग्रेजी में सेंस्क्रिटाइजेशन कहा जाता है। तो ये संस्कृतिकरण या सेंस्क्रिटाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति या कई उच्च जातियों की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृतिकरण या सेंस्क्रिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ मध्य या निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, किसी उच्च जाति या कई उच्च जातियों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उनके जो भी घरेलू या सामाजिक परिपाटियां हैं, यानी जिस प्रकार के क्रियाकलाप वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उनको अपनाते हैं, यानी स्वयं भी वैसे ही क्रियाकलाप करना शुरू करते हैं और अपनी सामाजिक परिस्थिति को, जो कि निम्न या मध्य स्तर की है, उसे ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति तथा औपनिवेशिक शासनकाल के पहले से ही अपनाई जाती रही है। जो शोध है समाजशास्त्रियों का, वो ये बताता है कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये एक काफ़ी पुरानी प्रक्रिया है और खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा औपनिवेशिक शासनकाल से भी पहले से ही इस प्रक्रिया को कई जातियों द्वारा अपनाया जाता रहा है। संस्कृतिकरण की उपस्थिति इस तरीके से हम दोनों रूप में समझ सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भी यह उपस्थित थी और उसके अलावा औपनिवेशिक काल जब शुरू हुआ, यानी सन 1800 से पहले भी यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित थी। लेकिन हाल के समय में इसका प्रचार बहुत अधिक हो गया। खास बात यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस प्रक्रिया का काफ़ी अधिक प्रचार प्रसार हो गया। इस प्रक्रिया में समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता था। यहाँ यह आपको याद रखना है कि ये माना जाता था कि यदि हम इन जातियों का समानुकरण करेंगे, उच्च जातियों का, जिनमें विशेषकर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियां सम्मिलित थी, तो उन जातियों का यदि हम अनुकरण करेंगे, उनके जैसे व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, दैनिक जीवन में उनके जैसे रीति रिवाजों को अपनाएंगे, उनकी ही व्यवहारात्मक परिपाटियों का पालन करेंगे, तो हमें भी समाज में सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा प्रदर्शित करने का मौका मिल पाएगा। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें जो कि अक्सर निम्न या मध्य जातियों द्वारा अपनाई जाती थी, जो कि वैसे एक सामान्य रूप से उच्च जातियों के व्यवहार या विशेषताओं के रूप में रखे जाते हैं। इनमें कुछ हैं शाकाहारी बनना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशिष्ट प्रकार की प्रार्थनाएं करना, धार्मिक उत्सव मनाना आदि। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के व्यवहार जब कोई निम्न जाति में प्रदर्शित होने लगते थे, जो कि
सामान्य रूप से इन व्यवहार को पहले से नहीं रखती हैं, यानी शाकाहारी हो जाना पहले उनके परिवार में या उनकी जाति में मांसाहार की जो प्रवृत्ति है वो विद्यमान है और उसे एक बहुत सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन अचानक से लोग मांसाहार को छोड़ के शाकाहारी हो जाएं, उसके अलावा वो यज्ञोपवीत धारण करने लगे, उनके जनेऊ संस्कार होने लगे, उनमें विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं शुरू हो जाएं और उनके साथ ही धार्मिक उत्सवों का आयोजन बहुत ही जोर शोर से करने लगे। तो ये कुछ ऐसे व्यवहार थे जिनको कि निम्न जातियों द्वारा अपनाया जाता था ताकि वे भी अपने आप को समानुकूलन के द्वारा या समानुकरण के द्वारा उच्च जातियों के समक्ष प्रदर्शित कर पाए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आमतौर पर आर्थिक उन्नति के बाद या उसके साथ साथ अपनाई जाती है। यहाँ ये भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, ये अक्सर तब अपनाई जाती है जब किसी जाति विशेष में आर्थिक उन्नति चल रही हो या आर्थिक उन्नति प्राप्त कर ली गई हो। यद्यपि ये स्वतंत्र रूप से भी अपनाई जा सकती है। कुछ केसेस में या कई ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जहां पर कि इसे स्वतंत्र रूप से यानी बिना आर्थिक उन्नति के भी अपनाया जा सकता है। शोध के अनुसार इस संकल्पना में अनेक संशोधन हो चुके हैं एवं संशोधित संस्करण के लिए सुझाव दिए जा चुके हैं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा पर इस क्षेत्र में कई सारा शोध समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है और उस शोध के अनुसार इस संकल्पना में अब तक कई सारे परिवर्तन और संशोधन हो चुके हैं और इसको संशोधित करने के लिए यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को एक संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी कई सारे सुझाव दिए जा चुके हैं। जैसे हम कुछ तर्क सुझाव के रूप में देख सकते हैं, कुछ समाजशास्त्रियों का जो कहना है वो इस प्रक्रिया के बारे में क्या है वो जान सकते हैं कि संस्कृतिकरण पहले से निषिद्ध किसी अनुष्ठान, कर्मकांड या सामाजिक विशेषाधिकार जैसे यज्ञोपवीत धारण करना का अवज्ञापूर्ण दावा हो सकता है, न कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का चाटुकारितापूर्ण अनुकरण। तो यहाँ इस संस्कृतिकरण की अवधारणा को एक अलग रूप में प्रस्तुत करने के लिए तर्क दिया गया है। तर्क क्या है कि ये जो संस्कृतिकरण है यानी कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहारों को अपनाना, उनका समानुकरण करना, उसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जिन व्यवहारों को पहले से निम्न जातियों के लिए निषिद्ध किया गया, जिनके प्रतिबंध उन पर लगाए गए, जैसे कि कोई खास कर्मकांड करने के प्रतिबंध लगाए जाते थे, जैसे कि किसी विशेष सामाजिक विशेषाधिकार को उन तक नहीं दिया जाता था, जैसे यज्ञोपवीत धारण करने का जो अधिकार है वो सामान्यतः उच्च जातियों को ही प्राप्त था। तो इन निषिद्ध कार्यों के प्रति एक प्रकार का अवज्ञापूर्ण दावा प्रस्तुत करना कि नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी बिल्कुल बाकी जो जातियां हैं, उच्च जातियां हैं, उनके समान हैं। तो यहाँ जो तथ्य है वो ये है कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का चाटुकारितापूर्ण अनुकरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनके जैसा बनने के लिए इस प्रकार के व्यवहारों को कर रहे हैं, यानी निम्न जातियों द्वारा जो व्यवहार अपनाए जा रहे हैं वो चाटुकारिता के लिए अपनाए जा रहे हैं। इसके बजाय इस तर्क में यह रखा गया है कि वो एक अवज्ञापूर्ण दावे के रूप में रखे जा रहे कि आप लोगों ने जो हमारे लिए निषिद्ध कर रखा था, जो प्रतिबंध लगा रखे थे, वो सभी प्रतिबंध हम तोड़ने में सक्षम है। यहाँ अब हम चर्चा करने वाले हैं मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास की, या एम.एन. श्रीनिवास इनको सामान्य रूप से जाना जाता है। तो ये आप यहाँ उनकी फ़ोटो देख रहे हैं। वास्तव में ये जो संस्कृतिकरण और एक प्रबल जाति की अवधारणा है वो श्रीनिवास द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी हैं। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए जाने जाते हैं। तो वास्तव में ये संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणाएं जो थी वो इन्हीं ने, एम.एन. श्रीनिवास ने ही प्रस्तुत की थी। उनकी किताब
द रिमेम्बर्ड विलेज सामाजिक मानव विज्ञान में गांवों में किए गए सबसे अच्छे अध्ययनों में से एक है। तो इस किताब का नाम बच्चों आप ज़रूर याद रखेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास की एक पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो सामाजिक मानव विज्ञान में जितने भी गाँवों में कार्य किए गए, गाँवों में शोध या अध्ययन किए गए, उन सभी में से ये एक खास किताब मानी जाती है। तो इसके अलावा जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि ये जो संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं, ये अवधारणाएं वास्तव में मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। अब हम जानेंगे प्रबल जाति के बारे में। हम संस्कृतिकरण को जान चुके हैं, अब चर्चा करनी है प्रबल जाति या डोमिनेंट कास्ट की। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जाति के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती थी और जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो डोमिनेंट कास्ट या प्रबल जाति किन्हें कहा जाता है? ऐसी जातियां जिनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी बड़ी है, यानी काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाली जातियां, और ऐसी जातियों को स्वतंत्रता के पश्चात आंशिक भूमि सुधार जब किए गए तो उन्हें भूमि के कई अधिकार प्रदान किए गए थे। इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों के अधिकार छीन लिए थे। आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों द्वारा कुछ भूमि सुधार किए गए और इन भूमि सुधारों ने जो पहले के या पूर्व दावेदार थे उनसे भूमि के अधिकार छीन के नए लोगों को भूमि के अधिकार प्रदान किए थे। ये दावेदार उच्च जातियों के अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे जिनकी लगान वसूलने के अलावा खेती और अर्थव्यवस्था में और कोई भूमिका नहीं थी। तो वास्तव में जो अधिकार पूर्व जमींदारों से छीने गए, तो वो जो दावेदार थे जमीन के पुराने, वो कौन थे? वो उच्च जाति के लोग थे जो कि अनुपस्थित यानी कि दूरवासी जमींदार थे। यानी जमीनों पर उनका अधिकार तो हुआ करता था, लेकिन उनका वास्तव में लाभ, उनका जो कार्य था वो सिर्फ लगान वसूलना था और खेती हर अर्थव्यवस्था से यानी खेती का, कृषि का कार्य करने से उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे दूरवासी जमींदार उस गांव में भी नहीं रहते थे बल्कि कस्बों या शहरों में आवास था। तो खास बात यह है कि ये उच्च जातियों के दूरवासी जमींदार जो हुआ करते थे वो उस गांव में या गांव के आसपास नहीं रहा करते थे बल्कि कस्बे में या शहरों में रहा करते थे। अब ये भूमि अधिकार अगले स्तर के दावेदारों के पास चले गए जो कृषि प्रबंध में तो शामिल थे लेकिन स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। तो इन दूरवासी जमींदारों से भूमि के अधिकार छीन लिए गए और वो भूमि के अधिकार अगले स्तर के दावेदारों को प्रदान कर दिए गए। ये जो अगले स्तर के दावेदार थे ये कृषि प्रबंध का कार्य तो करते थे, यानी कृषि प्रबंध में तो इनकी भूमिका थी, लेकिन वास्तव में ये भी स्वयं भूमि को जोतने का कार्य नहीं करते थे। ये मध्यवर्ती जातियां स्वयं परिश्रम नहीं करती थी बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों यानी कि अछूत जातियों के मजदूरों पर आश्रित थी। तो ये जो नए भूमि के दावेदार हुए, इन लोगों ने भी स्वयं परिश्रम कार्य नहीं किया, यानी खेतों में जाकर के भूमि जोतने का, हल चलाने का या जो भी फसलें हैं उनकी देखभाल करने का कार्य उन्होंने भी स्वयं नहीं किया। इन सभी कार्यों के लिए वो निम्न जातियों के मजदूरों, खास करके अछूत जातियों के मजदूरों की सहायता लेते थे और उन्हीं से ये सारा कार्य करवाते थे। परंतु एक बार भूमि अधिकार मिल गए तो इन्होंने आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली। तो जब उच्च जातियों के जमींदारों से इनको भूमि अधिकार प्रदान कर दिए गए तो इनके पास आर्थिक शक्ति काफ़ी अधिक हो गई थी। इनकी बड़ी संख्या ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति प्रदान की थी। अब हमने देखा कि क्योंकि ये जातियों की
जो जनसंख्या थी वो काफ़ी अधिक थी, और अधिक जनसंख्या होने के कारण जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हमारा चुनावी लोकतंत्र है, तो वहाँ किसी प्रत्याशी विशेष को जिताने के लिए, मतदान के लिए इनकी जनसंख्या बहुत महत्व रखती थी, और इस कारण अब आर्थिक शक्ति के साथ साथ इनके पास राजनीतिक शक्ति भी विद्यमान थी। इस प्रकार ये मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतीहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने लगी। तो यहाँ हमने देखा कि इनके पास आर्थिक शक्ति भी आ गई थी और साथ के साथ राजनीतिक शक्ति का भी ये केंद्र बन गए थे, और इस प्रकार से ये जो मध्यवर्ती जातियाँ थी जिनकी संख्या काफ़ी अधिक थी, ये देहाती इलाकों में प्रबल जातियाँ बन गई। इन्हें ही प्रबल जातियाँ, डोमिनेंट कास्ट का नाम दिया गया। और क्षेत्रीय राजनीति में, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष की राजनीति में और खेतीहर अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका एक निर्णायक भूमिका हो गई थी। प्रबल जाति के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। कुछ विशेष जातियों के नाम हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रबल जाति के रूप में उपस्थित थी। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो यादव जाति थी वो एक प्रबल जाति बन गई थी। इसी प्रकार कर्नाटक में वोकलिंग जो जाति थी वो वोकलिंग जाति भी एक प्रबल जाति हो गई थी। आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खम्मा नाम की जातियां भी प्रबल जाति के रूप में विकसित हो गई थी। महाराष्ट्र में जो मराठा थे वो भी प्रबल जाति के रूप में ही उपस्थित थे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पर जो जाट जाति थी वो भी प्रबल जाति की भूमिका निभा रही थी। और गुजरात में पाटीदार नामक जो जाति थी उसकी भी इन सभी जातियों की तरह प्रबल जाति की जो अवधारणा थी वहाँ ये बिल्कुल सटीक बैठती थी। तो ये सभी उदाहरण, ये विभिन्न जातियों के नाम आपको याद रखने हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग जातियाँ प्रबल जातियों के रूप में उभर कर आई थी। समकालीन समय या दौर में जाति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विरोधाभासी परिवर्तन यह है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, शहरी मध्यम व उच्च वर्गों के लिए अदृश्य हो रही है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आज के दौर में, यानी वर्तमान दौर में, जाति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन एक विरोधाभासी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उच्च जातियों में, शहरी मध्यम और उच्च वर्गों में ये जो जाति है वो धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही है। स्वातंत्र्योत्तर काल की विकासात्मक नीतियों से लाभान्वित इन समूहों के लिए जातीयता का महत्व सचमुच कम हो गया प्रतीत होता है। तो स्वतंत्रता के बाद में, यानी जो स्वातंत्र्योत्तर काल है, उसमें विभिन्न विकासात्मक नीतियों को आगे बढ़ाया गया और इन विकासात्मक नीतियों से कुछ समूह काफ़ी अधिक प्रभावित हुए, और इनसे प्रभावित ये जो उच्च जाति के समूह हैं, इनके लिए जातीयता का महत्व या जो जाति संबंधी पहचान है वो धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। इन समूहों के लिए सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं रही। वह धार्मिक रीति रिवाज, विवाह तथा नातेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि ये जो शहरी मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, उन समूहों के लिए अब सार्वजनिक जीवन में जाति कोई सीमा नहीं है। यानी सार्वजनिक रूप से जब वो लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो जातिगत प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक नहीं समझते हैं। लेकिन धार्मिक रीति रिवाज, विवाह तथा नातेदारी के जो व्यक्तिगत क्षेत्र हैं, वहाँ अब भी जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। तीव्र विकास के अवसर से लाभान्वित जातियों के लिए जो जाति की भूमिका है उसकी हम चर्चा करें तो सार्वजनिक जीवन में ये लगभग महत्वहीन हो गई है, जबकि व्यक्तिगत क्षेत्र तक ये सीमित है। यानी व्यक्तिगत क्षेत्र में, नातेदारी में, विवाह में या जो भी रीति रिवाज हैं उनके संदर्भ में, उनके परिवार विशेष में जरूर जाति संबंधी कुछ चीज़ों का पालन किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इन लोगों के
लिए यानी उच्च और मध्यम शहरी वर्गों के लिए जाति लगभग महत्वहीन हो चुकी है। विशेषाधिकार प्राप्त समूह की जटिलता की हम बात करें, यानी हमारे जो उच्च वर्गीय समूह हैं, उच्च जाति के समूह हैं और वो उच्च संपन्न भी हैं, यानी आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्न है, शैक्षिक रूप से भी काफ़ी संपन्न है। तो इनमें अधिकांश सदस्य उच्च जातियों के हैं, लेकिन इन लोगों में से भी सभी सुविधा प्राप्त नहीं है, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो जिनके पास भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो सभी लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सुविधाओं से वंचित हैं, कुछ गरीब लोग, कुछ आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थिति उपयुक्त से विपरीत ही घटित हुई है। ये हमने अब तक बात करी उच्च जातियों की या संपन्न जातियों की। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजातियों की और पिछड़े वर्गों की बातचीत करते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में जाति का महत्व कहीं भी कम हुआ हो। इसके लिए जाति और अधिक दिखने वाली हो गई है। तो यहाँ खास बात यह है कि इन वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जाति और अधिक दिखने वाली प्रतीत हो गई है या जाति और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उनकी जाति ने उनकी पहचान के अन्य सभी आयामों को त्रस्त कर दिया क्योंकि उन्हें विरासत में कोई शैक्षिक व सामाजिक पूंजी नहीं मिली है। यहाँ खास बात यह है कि इन वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जाति और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन्होंने इनकी पहचान के और सभी पक्षों को लगभग महत्वहीन कर दिया है क्योंकि इन्हें विरासत में किसी भी प्रकार की शैक्षिक और सामाजिक पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। यानी इनकी जो पिछली पीढ़ियां थी वो इन्हें कोई शैक्षिक और सामाजिक पूंजी क्योंकि देकर नहीं गई हैं, इसलिए इन्हें अपनी पहचान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जातीयता का ही नजर आता है। उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह से प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है। यहाँ यह भी सत्य है कि उन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह हैं उनके साथ प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते क्योंकि दो मुख्य कारण हैं कि वे अपनी जातीय पहचान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। ये माना जाता है कि एक समूह के रूप में कोई सामूहिक परिसंपत्ति अगर उनके पास है तो वह है उनकी जाति। और दूसरा ये, वे अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों या जो पिछड़े या दलित वर्ग हैं उनके साथ में कई प्रकार के भेदभाव के जो किस्से हैं वो आज भी सामने आते रहते हैं। आरक्षण की नीतियां और राजनीतिक दबाव के कारण राज्य द्वारा किए गए अन्य संरक्षण ही उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं। यह सत्य है कि सरकार द्वारा जो आरक्षण की नीतियां बनाई गई और उसके अलावा जो राजनीतिक दबाव के कारण उनके लिए कोई कार्य किए जाते हैं, उनके संरक्षण हेतु कुछ नीतियां क्रियान्वित की जाती हैं, वही उनके जीवन को बचाने के उपाय उन्हें नजर आते हैं। इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है और अक्सर यही उनकी पहचान का वह पक्ष है जिसे दुनिया मान्यता देती है। तो ये जीवन रक्षक उपाय यानी कि आरक्षण की नीति और इसी प्रकार जो राजनीतिक दबाव में जो भी उनका संरक्षण किया जाता है, ये दोनों चीज़ें उन्हें जीवन रक्षक साधनों के रूप में नज़र आती हैं। यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी जाति की पहचान को खुद से जोड़े रखना या जाति की पहचान के साथ ही अपना जीवन जीना सुलभ लगता है।
समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में जो विरोधाभासी परिवर्तन आए, जिनकी हमने अब तक चर्चा की है, उन्हें यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे उच्च जातियों, शहरी मध्यम व उच्च वर्ग की, और दूसरी तरफ जो हम बात करेंगे वो होगी अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की। इधर हम देखें कि उच्च जातियों, शहरी मध्यम व उच्च वर्ग में जाति लगभग अदृश्य हो गई है। उनके लिए जाति अब उतना महत्व नहीं रखती है जितना कि अब से पहले के समय में रखा करती थी। आर्थिक व शैक्षिक संसाधन इनके पास उपलब्ध है। अब इनके पास आर्थिक और शैक्षिक संसाधनों की कोई खास कमी नहीं है और विकासात्मक नीतियों के फलस्वरूप अब इनकी पहुंच लगभग 100% शैक्षिक संसाधनों तक और आर्थिक संसाधनों तक हो चुकी है। तीव्र विकास से ये लाभान्वित हुए हैं। यह सत्य है कि हमारे देश के उच्च वर्ग और जो शहरी मध्यम वर्ग हैं वो सरकार के विकासकारी जो प्रयास हैं उनसे काफ़ी अधिक लाभान्वित हुए हैं। प्रगति के लिए जाति पहचान सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण, और क्योंकि वे आर्थिक रूप से और प्रगति करना चाहते हैं, वो अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कारण से सार्वजनिक जीवन में उनके लिए जाति बिल्कुल महत्वहीन हो गई है। वे आगे प्रगति के पथ पर रहना चाहते हैं और उनके विचारों में भी परिवर्तन आया है और इस कारण से जाति का महत्व सार्वजनिक जीवन में लगभग समाप्त हो चुका है। वहीं हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की, तो यहाँ जाति और अधिक दिखने वाली हो गई है या और अधिक जाति से जुड़ाव लोगों का हो गया है। सामाजिक व शैक्षिक पूंजी नहीं मिली। यहाँ एक मुख्य जो मुद्दा है, जो पृष्ठभूमि है, वो ये है कि इन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को किसी भी प्रकार की सामाजिक और शैक्षिक पूंजी प्राप्त नहीं हुई थी। इन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। प्रतिस्पर्धा किससे करनी पड़ी? इन उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों से जिनके पास की पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक और आर्थिक संसाधन उपलब्ध थे। और जातीय पहचान ये नहीं छोड़ सकते हैं और वास्तव में ये जातीय पहचान छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जाति ही वास्तव में इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए महत्व रखती है। इस प्रकार जाति रहित प्रतीत होने वाला उच्च जातीय समूह और प्रत्यक्ष रूप से जाति परिभाषित निम्न जातीय समूह, इन दोनों समूहों का सन्निकट होना ही आज की जाति संस्था का एक केंद्रीय पक्ष है। तो बच्चों, हमने देखा कि इस प्रकार हमारे देश में ये दो विरोधाभासी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ जो उच्च जातीय समूह है वहाँ पर जाति का महत्व धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। वहीं निम्न जातीय समूह में जाति से जो प्रगाढ़ता है, जाति से जो संबंध है, वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों समूहों के मध्य जो अंतरक्रिया है, इन दोनों समूहों का सन्निकट होना, इन दोनों समूहों का साथ साथ आगे बढ़ना ही वास्तव में हमारे देश की जाति संस्था का एक केंद्रीय पक्ष है। तो बच्चों, आज के हमारे इस भाग में हमने ये जाना कि जो हमारे देश की जाति व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से कुछ नए परिवर्तन हुए। सबसे पहले हमने जो संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणाएं हैं उनको समझा और उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार दो समूहों के रूप में उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग तथा जो निम्न जातियों का वर्ग है उनमें अलग अलग रूप से जातीय परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम हमारे इस अध्याय को हमारे अगले भाग में भी पढ़ना जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।